तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी गुप्ता है और इस बार मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 में 181 रैंक प्राप्त की है। और इस बार मेरे जीएस में 457 मार्क्स थे, जो कि लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे हैं और मे बी टॉप 10 में भी हो सकते हैं। तो इस बार का भी मेंस हमने देख ही लिया है, सितंबर 25 को ख़त्म हुआ है मेंस। और तो ये वीडियो मैं इस पर्पज़ के हिसाब से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार रिक्वेस्ट आती रहती है कि आने वाले समय में अपन को क्या करना है मेंस के लिए। तो वही आई वॉज लुकिंग एट द पेपर एंड आई एनालाइज्ड इट। व्हाट आई थिंक इज़ कि पेपर बहुत डायनेमिक होता जा रहा है, जो कि वो हमेशा से ही था। बट हर साल जब हमें लगता है कि ऑलमोस्ट हमने सब कुछ पूरा कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया है और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोड नहीं है, तो तभी कुछ नया आ जाता है। और वो नया ऐसा होता है कि वो नया हमेशा सिलेबस से ही होता है हमेशा, मतलब कुछ ऐसा तगड़ा नहीं होता है, कुछ कहीं बाहर से नहीं होता है, हमेशा सिलेबस से ही होता है। बट हम लोग बहुत बार वो पॉइंट्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि बिकॉज जो मार्केट में चल रहा है हम उसके हिसाब से करते रहते हैं और इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो पेपर वाइज एक रोड मैप आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, हो सकेगा तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है लोगों की। तो अगर पर्टिकुलरली GS1 की बात करें, इस बार के GS1 में हमने देखा कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, जैसे कि मॉडर्न इंडिया है और जो कल्चर के क्वेश्चंस हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं होंगे जो आपको नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे भी नहीं होंगे जो आप प्रिपेयर करके गए होंगे। रेलवेज़ का इम्पैक्ट ऑन India and other places, this you don't have to read it from anywhere, you cannot find it anywhere verbatim. So what you have to do is you have to analyze it then and there, or you have to understand कि क्या करना है। तो what becomes important is कि जो static वाले questions हैं खास करके, उसमें आपको अपना बेसिक जो गिवन आपका जो नॉलेज है उसका यूज़ कर लेना है कि रेलवेज़ के आने से कहीं पे भी क्या नुकसान फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जोग्राफी का इम्पैक्ट ऑन एंशिएंट इंडिया, दैट आल्सो इफ़ यू हैवंट रेड एनीवेयर दैट डजंट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर यू, बिकॉज इट इज़ वेरी ओबियस कि जोग्राफी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आपके कोस्ट लाइन होगी बड़ी तो आपका फॉरेन ट्रेड होगा। हमारी कोस्ट लाइन बड़ी थी तो हमारा फॉरेन ट्रेड रोमन्स के साथ काफ़ी था उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया में, और फिर उस तरह से हमारे एंशिएंट इंडियन कॉन्टैक्ट्स बने, ग्रीक्स वगैरह आए और ये सब मौर्यन एम्पायर के साथ उनके रिलेशंस बने। इन सारी चीज़ों का काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है, मतलब ये सारी चीज़ अपन को आइडिया लग जाता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है उससे। तो एक तो ये इस तरह का एनालिटिकल बेंट रखना है हमें प्रिपरेशन को लेकर के, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी ये नहीं रखनी कि हम वही सब आएगा एग्ज़ाम में जो हम पढ़ के जाएंगे। तो एक माइंडसेट पहले ही डेवलप कर लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि अब होगा कैसे, करना क्या है फिर इसमें। करना ये है कि जो स्टैटिक चीज़ें अपन कर सकते हैं वो अपना करके जाना है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स जैसे। तो उसमें भी कैसे करना है, मॉडर्न इंडिया या फिर जो भी सोर्सेज जो भी जितने बताए गए हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, स्पेक्ट्रम, और मेजर जो हमें अपना रखना है स्टैंड पॉइंट जहाँ से हम देखेंगे सारी चीज़ों को इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को, वो है PYQ। मेंस में तो खास करके हमें PYQ पे इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वहाँ से उठा के उन एरियाज़ को ज़रूर कवर कर लेना है जो PYQ में आए हुए हैं, है ना। ये चारों पेपर्स के लिए है कि हमें पहले तो PYQs देख लेना है एक बार, उसी हिसाब से हमें स्टैटिक और करंट की अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ठीक है। अब हिस्ट्री के बाद जो दूसरा पोर्शन है वो सोसाइटी का है। सोसाइटी का इन जनरल ऐसा कुछ भी नहीं आता जो आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो। कुछ ऐसा ही आ जाएगा नया सा एकदम, और आप उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। थोड़ी बहुत चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो कि जैसे कि टॉपिक्स जो वर्बैटिम दिए हुए हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, दैट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, बट देन अगेन देयर आर सो मेनी फेसेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट you won't be able to cover all the facets, but you can cover important ones, जैसे कि
कि इसका इम्पैक्ट हमारे कास्ट सिस्टम पे क्या हो रहा है, या फिर इसका इम्पैक्ट हमारे फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी का फीचर है, या फिर मैरिज पे हमारे यहाँ क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब जैसे इस बार क्वेश्चन आ गया था वुमेंस के सुसाइड पे, तो अब उसके लिए आप अलग से प्रिपेयर करके नहीं जा सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आपको जो ऑलरेडी आइडिया लोग सुसाइड क्यों करते हैं उसी बेसिस पे आप उसके आंसर्स लिखोगे, तो उसका कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं होगा। सिमिलरली जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है इट इज़ वेरी स्टैटिक, और इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आप जो टेक्स्ट बुक वगैरह से करके गए हो, मोस्टली जो 12th की ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसको आप करके जाओगे तो फिजिकल वाले मेजर हो जाते हैं। एक आध बाउंसर्स ऐसे आ जाते हैं और पता नहीं क्या था जो भी था, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बस ऐसे जाना है, जो मना है वो लिखाओ, आपको पता हो थोड़ी बहुत तो लिखाओ। मुझे थोड़ा सा पता था तो थोड़ा सा लिख दिया, बस ये करना है बस। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आने वाले और जो पेपर हैं GS 2 और 3, इससे भी चीज़ें कई बार उठा के आ जाती है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज पे आ गया था क्वेश्चन GS 1 में, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको। जो करंट की आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो GS 2, GS 1, GS 3 की बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होगी। जैसे कि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आपको GS 1 में आ गया, तो आपको इस कंटेक्स्ट में आपको रखना है पूरा दिमाग की कुछ भी कहीं भी आ सकता है। गति शक्ति GS 3 से GS 1 में भी आ सकता है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और पेपर 1 में ऐसा ही है, पूरा मोस्टली स्टैटिक है बट बहुत डायनामिक है। डायनामिक से मेरा मतलब है कि करंट की चीज़ों को पास्ट की चीज़ों से जोड़ करके और एक नया चीज़ आपको बना करके दे देंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। इसी तरह से GS 2 के जो तीनों पार्ट हैं, पॉलिटी वाला पार्ट, गवर्नेंस वाला पार्ट और IR वाला पार्ट, इन तीनों में मोस्टली GS 2 का जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड होते हैं। बट उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ई गवर्नेंस में हर रोज़ कुछ नया ही नहीं हो रहा होता है। कोई ऐप वगैरह लॉन्च हो रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ा उसका क्वेश्चन बन जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि फिर उन्हीं सारी चीज़ों पे बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो ऐसे टॉपिक हैं गवर्नेंस के, क्योंकि हमारी पॉलिटी में भी वही सारे इशूज़ हमेशा से चले आ रहे हैं, बी इट फेडरलिज्म के हमारे इशूज़ हों, 356 का इशू जो कि अभी इतने दिनों से यूज़ भी नहीं हुआ है बट वो आ गया बिकॉज इशूज़ वही हैं फेडरलिज्म में। तो जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसमें आप स्टैटिक वगैरह अच्छे से किसी भी एक सोर्स से कर लें, जिसमें आपका स्टैटिक में पुराना और नया दोनों चीज़ ही कवर हो जाए, है ना। और जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, कोई भी एक गवर्नेंस के सोर्स से आप उसके बहुत ही कंप्रिहेंसिव नोट्स रखिए, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होंगे, क्योंकि बिकॉज सेम इशूज़ हैं। या तो अगर एक साल NGO आ जाएगा तो दूसरे साल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे आएगा, अगर किसी साल एजुकेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा तो दूसरे साल स्किल डेवलपमेंट पे आएगा। लास्ट 2 ईयर से एजुकेशन और हेल्थ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज पे आएगा बिकॉज इट इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। नेक्स्ट ईयर क्या पता, बिकॉज पॉवर्टी एंड हंगर पे है, इस बार पॉवर्टी पे आ गया, नेक्स्ट ईयर हंगर पे आ जाएगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट, ठीक है। और इसके लिए आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स के सोर्सेज से मेजरली कवर करना है, और जो आपका स्टैटिक है उसको भी साथ लेकर के चलना है। अब स्टैटिक को ऐसे बर्डन की तरह नहीं लेना है, स्टैटिक अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी आप करंट की चीज़ें पढ़ रहे हो उससे जोड़ करके पुराना स्टैटिक भी पढ़ते जाएं। और आपका यहाँ पे जो आपका मेन गाइड होगा वो सिलेबस है। सिलेबस का हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल चैरिटीज़ और ट्रस्ट वगैरह पे क्वेश्चन नहीं आया काफ़ी साल से, लेकिन फिर लास्ट ईयर आ गया, ठीक है, 15 मार्कर एक क्वेश्चन, और वो बहुत ज़्यादा ना तो कभी किसी कोचिंग्स ने कवर किया ना कुछ, जबकि इट इज़ वर्बैटिम मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो आपको सिलेबस का हर एक सिंगल वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल GS 1 के सिलेबस में एक जगह सब कॉन्टिनेंट मेंशन्ड है, जस्ट द वर्ड सब कॉन्टिनेंट, और वही चीज़ हमारे एग्ज़ाम में भी आ गई कि वाई इंडिया इज़ कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, और इस तरह का क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाता है। तो आपको एक एक सिलेबस का जो वर्ड है उस पर बहुत ध्यान रखना है और उसी के बेसिस पे प्रिपेयर करना है। IR वाला पार्ट है जो पेपर 2 में, उसके लिए मेरी सजेशन यही है कि हर बार क्वेश्चन वही आते हैं मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़, एग्ज़ाम के टाइम पे एक कोई भी आप कंपाइलेशन पढ़ सकते हो। अदर देन दैट व्हाट यू हैव टू डू है, यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो जो भी चल रहा है उससे आएंगे। रसिया यूक्रेन वॉर से आ जाएंगे, रसिया UK या US NATO से कुछ आ जाएगा। ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं न्यूज़ में उस पर आ जाएगा। और ये सारी चीज़ SCO की, जैसे इंडिया US SCO की प्रेसिडेंसी था तो इस पर क्वेश्चन आ गया। हम सब लोग सोच रहे थे कि G20 पे आएगा, बट SCO पे आ गया, बट इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड बिकॉज इंडिया वॉज SCO का प्रेसिडेंट ऑल्सो दिस ईयर, और इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़। तो इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि हम अगर जब भी पढ़ें तो न्यूज़पेपर में हमें IR की चीज़ों को ध्यान से रखना है। इवन इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द आर्टिकल, जस्ट रीड द टॉपिक कि टॉपिक क्या है। जो भी टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, दोज आर योर पॉसिबल क्वेश्चंस दैट विल कम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहीं आती हैं।
तेरा हाथ पकड़ कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। इसी तरह से GS3 का पार्ट है। GS3 में 5 पार्ट है, जैसे सब में 4-4 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी के 4, एग्रीकल्चर के 4, इन्वायरमेंट के 4, साइंस एंड टेक के 4 और सिक्योरिटी के 4। सिक्योरिटी वाला पार्ट ऐसा है कि सिलेबस मेंशन्ड है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही रिपीट होके आ जाते हैं। या तो आपका मनी लॉन्ड्रिंग पे आ जाएगा, या फिर साइबर क्राइम पे आ जाएगा, टेररिज्म पे आ जाएगा, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे आ जाएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आ जाएगा। लास्ट टाइम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आ गया था, तो इस बार नहीं आया। ड्रोन्स वगैरह जो टेक्नोलॉजी वगैरह का चल रहा था काफ़ी टाइम से, इस बार ड्रोन्स पे आ गया। ठीक है, लास्ट ईयर मैरीटाइम सिक्योरिटी पे आ गया था, इस बार टेरर फंडिंग पे आ गया। तो बहुत स्टैटिक पार्ट है, लगभग आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किन एरिया से क्वेश्चन आएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर इज़ कि एक तो कोई भी कोचिंग या कोई भी कंपाइलेशन टॉपर्स का उठा के आप सिक्योरिटी के एक तो अपने फुल फ्लेजेड नोट्स बना लो। दूसरा व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि ट्रैक करते रहना क्या चीज़ इतनी न्यूज़ में चल रही, जो भी मतलब जो चीज़ एक्चुअली काफ़ी न्यूज़ में है ना, वो उसके आने की चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी तो इंसान ही होता है, वो भी तो ऐसी चीज़ें पिकअप करता है। ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस किसी चीज़ की होगी, इसीलिए तो वो क्वेश्चन बनाते हैं। और जब किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई थी, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया वाज UNSC का प्रेसिडेंट ऑल्सो एंड देन वी वर इन UN काउंटर टेररिज्म कमेटी, तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी सारी चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। दूसरा पार्ट हम लेके चल रहे हैं इसमें एग्रीकल्चर वाला पार्ट। अब एग्रीकल्चर वाले पार्ट में यार सिलेबस मेंशन्ड है, हर साल वही सारे क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। इसमें भी आपको PYQs को रिसाइकिल करना है और यही देखना है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन किन एरियाज़ पे आए हैं, इस बार किस पे आएंगे। जैसे क्रॉप डाइवर्सिटी पे या क्रॉपिंग पैटर्न पे बहुत साल से क्वेश्चन नहीं आया था, तो डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन आ गया, मतलब उसमें कुछ था नहीं अलग से। दूसरा उसमें सीधे सीधे है कि ई टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, तो अब वो टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जा रहे हैं ना। इसमें जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, साइंस एंड टेक वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जो आपको न्यूज़ में चल रहे होते हैं। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, इन सारी चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं उन्हें अपन को देख लेना है। GM क्रॉप्स वगैरह जैसे बायोटेक में हम देख लेने, सिंपल चीज़ें देखना है। मतलब भी जो आपके नोट्स हो आने वाले मीन्स के लिए, वो ऐसे होने चाहिए कि पिन पॉइंटेड होने चाहिए थोड़ी, कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है तो क्या है नैनो टेक्नोलॉजी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या एप्लीकेशंस हैं। फॉर ऑल द सिलेबस टॉपिक्स यू हैव टू हैव नोट्स ऑन दिस लाइन, GS में खास करके, और ये जो साइंस एंड टेक के लिए मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए खास करके। और इसके अलावा हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया के, वही एक स्टैटिक पार्ट है जो आपको कहीं से भी कवर करके 5-6 पेज के नोट्स बना लो। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जैसे कि हमारे APJ अब्दुल कलाम हैं, मेघनाथ शाह हैं, या फिर अपने क्रेस्कोग्राफ बनाने वाले JC बोस हैं। ऐसे जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, और विक्रम साराभाई हैं, सतीश धवन हैं, शांति स्वरूप भटनागर हैं, ठीक है, ऐसे CV रमन है, इन लोगों के इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के 6-6, 8-8 लाइन के जो इम्पॉर्टेंट इनके कंट्रीब्यूशन हो वो नोट करके एक बार नोट्स बना लो, दैट्स इट। तो ये एक साइंस एंड टेक में आप देख लो। और उसमें भी यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे आर इंडिकेटिव कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। लास्ट ईयर जेम्स वेब टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा फेमस था, न्यूज़ में था, उस पर क्वेश्चन आ गया। इस बार ऑफ कोर्स एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन चंद्रयान, सो वी हैव अ क्वेश्चन ऑन चंद्रयान दिस ईयर। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे हर साल। और कुछ ऐसा बाउंसर आता भी है तो वो बाउंसर सबके लिए होगा, एंड देयर यू हैव टू बी यू नो वेरी प्रैग्मेटिक। अगर कुछ आता है तो लिख दो, नहीं आता है तो जस्ट लेट इट पास। और सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट इज़ इन्वायरमेंट इन दिस पेपर, और उसमें हम क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस पॉइंट है जैसे कि पोल्यूशन, सो यू हैव टू दिस ईयर दे आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन ऑयल पोल्यूशन, सो यू हैव टू रीड अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ पोल्यूशंस. What we do is we read about water pollution and air pollution. So what you have to do is कि थोड़ा सा इस पे स्टैटिक स्टडी कर लेना है कि इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं। वॉइस पोल्यूशन पे भी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर सकते हो आप, आ भी सकता है। बाकी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आप मेजर तौर पे कर सकते हो। कंजर्वेशन में एफर्ट्स में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बार चीता कंजर्वेशन पे कुछ आ सकता है, नहीं भी है तो फिर भी आप इंपॉर्टेंट सिलेबस पॉइंट्स में के हिसाब से इसको थोड़ा सा देख लो। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है इंडिया के, उसकी कमियाँ क्या हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं हम, क्या प्रोग्राम्स हैं।
और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है हमारा इसमें एक और पार्ट है EIA का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और उसके लिए आपको यही करना है कि एक पेज के बढ़िया से नोट्स कहीं से भी बना लो। लास्ट ईयर का एक अमेंडमेंट है EIA रूल्स में, हमारे EIA की प्रोसेस क्या होती है दैट यू हैव टू नो। बस थोड़ा सा इतना एक पेज के नोट्स बना लो, दैट विल डू फॉर इन्वायरमेंट। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो एक क्विंटेसेंशियल और वैसा टॉपिक है कि जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल बना लो, वो तो किसी भी पेपर में आ जाता है ना। और नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इकोनॉमी का, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, बिकॉज कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आई विल सजेस्ट पर्सनली कि जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, बजटिंग हो गया, और जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रेलवे, स्पोर्ट्स, एनर्जी, इन चीज़ों पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेजर हमें देखना है कि हमारे जो अप्रोच है इन एरियाज़ में वो क्या है, हमारी क्या चैलेंजेस हैं, और हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं। मेजर GS3 के लिए इंपॉर्टेंट, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हम उनको याद रखें थोड़ी। मतलब ऐसे 50-60 स्कीम्स याद कर लो आप, और हर क्वेश्चन में आपको यही कोशिश करनी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स डालो। इवन इफ दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट सॉल्यूशंस, ट्राई टू गिव अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, एंड वेयर दे हैव आस्क्ड अबाउट सॉल्यूशंस कि इसके कुछ कैसे आप चेंज करेंगे, हाउ विल यू डील विथ oil pollution, there you will have to write a lot of points, by lot of points I mean a lot of government efforts, ठीक है। and even if they have not asked about it, you have to do it, you have to give at least 3-4 suggestions, and जब they have asked about it, give 8 to 10 suggestions, तब it will work for you, it will give you a lot of marks. So this was about GS3 में जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस कुछ अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, या तो वो आप अपने क्यूमुलेटिव नॉलेज से ठीक कर लोगे, है ना, और अगर उससे नहीं ठीक कर पाओगे तो जो आपका वहाँ पे ऐसा होगा कि या तो वो किसी को नहीं आएगा, तो आपको जो समझ में है वो करके आओ। अब अगर आपको एम्प्लॉयमेंट कैसे मेज़र करना है उसकी मेथोडोलॉजी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ कभी थोड़ा उल्टा पुल्टा सुना भी होगा, वीकली स्टेटस काइंड ऑफ ऐसे कुछ याद आ जाए तो उसी को बना के लिख दो, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स व्हाट एवरीवन एल्स डज, ठीक है। सो what the trick is that you don't have to worry about the questions that you don't know. The trick is कि you have to do those questions that you know very well, है ना। बाकी the other questions जो तुम्हें नहीं आते हैं वो most of the लोगों को नहीं आते होंगे, और eventually सब लोगों से average ही लिखेंगे। What you have to do is कि at least you have to do something on those question and have to not worry about much. और इसी तरह से जो GS4 का पेपर है, it's a universe in itself, so it cannot be, I cannot summarize it in 2-3 minutes in this video. But what I will suggest is कि you have a look at the syllabus points, और just important जो हमारे values हैं उनके नोट्स बना लो आप, उनके डेफिनेशंस के और एग्जांपल्स के, टॉपर्स के नोट्स पढ़े होंगे, आप उन्हीं से कॉपी कर लो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप एथिक्स में एक बार PYQs देख लो, उठा लो, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। आजकल ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्टली सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो केस स्टडी होती हैं वो वैसी ही होती हैं, लगभग हर साल सेम केस स्टडीज़ होती हैं। इसके लिए आप क्या करो कि आप टॉपर्स कॉपीज़ वगैरह देखो, और आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर यू GS4 के लिए। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सिलेबस पॉइंट्स हैं उनमें अपना डेफिनीशन और एग्जांपल्स वगैरह ऐड करते जाओ टॉपर कॉपीज़ से, और बस वही है, लिखते रहो और बढ़िया से करते रहो। आई होप इट हेल्प्स यू ऑल। और अगर कोई भी आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेरीज़ हों तो आप इनके चैनल पे भी लिख सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर भी लिख सकते हैं। थैंक यू।